we discuss about the few important numericals based on equilibrium of rigid body. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी खूब पूछे जाते हैं. तो स्टेटमेंट सुने पहले न्यूमेरिकल का. अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and 4 kg in mass is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reactions at the knife edges. Assume the bar to be of uniform cross section and homogeneous. तो हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा 1 मीटर रॉड का. देखें क्वेश्चन का. ये 1 मीटर की रॉड होगी. ओके. और आपको पता है इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी 50 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ उसका मास है 70 kg. क्लियर. 70 kg नहीं, मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है. 100 सेंटीमीटर ना होगे, 70 सेंटीमीटर. 70 सेंटीमीटर है. तो ये 35 हो जाएगा. मास इसका दे रखा है 4 kg. नाउ तो आपको पता है 35 सेंटीमीटर पे ही होगा जाके सेंटर इसका. आप चाहो तो इसको जी लिख दो. हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से. सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड. यानी यहां पे नाइफ एजेस रखे हुए हैं. ये 10 सेंटीमीटर हो गई. इधर भी एक नाइफ एज रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर. ओके. और इनके रिएक्शंस आएंगे R1 एंड R2. A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. 6 kg है. M2 ले लिया इसको और डिस्टेंस भी दे रखी है 30 सेंटीमीटर. एट वन एंड. फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस. रिएक्शन निकालना है हमें, यानी R1 और R2 कैलकुलेट करना है. R2 ऑल्सो. तो R1 R2 हमें कैलकुलेट करना है. अब ये डायग्राम बन गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के हिसाब से ये डायग्राम बन चुका. अब इसको हमें सॉल्व करना है. पहले क्या लेके चलेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेके चल रहे हैं. नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो आप देखें जरा, R1 R2 ऊपर लग रहे हैं और नीचे क्या लग रहे हैं? M2G एंड M1G. तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 कस टू M2G प्लस
M1G, या R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9.8 कॉमन ले लिया, 6 प्लस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। जी शायद 9.8 ही लिया गया होगा, तो 9.8 ही ले लिया। नाउ ये अब हमें क्या लेके चलना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगानी, फर्स्ट कंडीशन लगाई, अब सेकंड कंडीशन लगानी है। हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है। देखो इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू जी लेके चलना है। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलेंगे। तो देखो क्या बनेगा, माइनस R1 इंटू, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचा, 25 सेंटीमीटर। चेंज नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि इधर भी सब डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी जाके। तो R1 इंटू 25, ठीक है, R1 इंटू 25 हो गया। दूसरा देखो, वो R2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है वो ऐसे आएगा, R2 इंटू अगेन 25, 10 सेंटीमीटर हो गई, ये कितना हो जाएगा 25। अब वेट का देखो, नाउ फॉर वेट, अब ये इसका वेट दे रखा है 6 kg, ये डिस्टेंस ले लो, चलो उसको P ले लिया, ठीक है। तो 9.8, चलो 6 इंटू 9.8 वेट बनाना होगा, इंटू PG। PG डिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग, कितना बनेगा PG, ये PG, अब देखो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो कितना बचा, 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, प्लस M1G इंटू 0 हो गया, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, और इक्वल्स टू आपको पता है 0 होना चाहिए। क्योंकि हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है नाइफ एजेस पर हमें रिएक्शन निकालना है। एट नाइफ एजेस वी वांट टू कैलकुलेट द रिएक्शन, ठीक है। नाइफ एजेस पे हमें रिएक्शन लेके चलना है, तो यानी हमें R1 कैलकुलेट करना है और R2 कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो अब दोबारा देखो आप इसको, इक्वेशन को कैसे कैसे हमने इक्विलिब्रियम बनाया, देखो इसको, R1 प्लस R2 किसका R हो गया, M1G प्लस M2G, पहला इक्वेशन बन गया, यानी इसको आप चाहो तो सॉल्व करके लिख सकते हो, 998 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड देखो, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम R1 इंटू दिस डिस्टेंस 25, क्योंकि ये 10 है तो ये 25 बचा, प्लस R2 इंटू 25, क्योंकि वो भी 10 है, 6, अब ये घुमाएगा इसको इस तरह, तो 6 इंटू 9.8 इंटू 5 हो गया, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर पर सस्पेंडेड है तो ये 5 बचा, प्लस M1G, इसके रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनता है, R1 इंटू 25 इक्वल्स टू 25 R2 प्लस 30 इंटू 9.8। क्लियर। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 30 इंटू 9.8।
या R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 30 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 25। ये दो इक्वेशन बन गई। देखो R1 प्लस R2 मिल गया और R1 माइनस R2 मिल गया, और दो ही वेरिएबल हैं, R1 R2 तो वेरिएबल हैं, और R1 R2 के दो इक्वेशंस बन गए। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R1 मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये मिलेगा 54.88 न्यूटन, और R2 मिलेगा 43.12 न्यूटन। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर हमें दोनों इक्विलिब्रियम अप्लाई करने थे। ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो R1 R2 ऊपर लग रहे हैं, दो वेट नीचे लग रहे हैं, ये बन गया। फिर हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेके चलना था, जी को हमने पॉइंट जी के विद रिस्पेक्ट लेके चलना है, तो जी के विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे तो अब डिस्टेंसेस, अगर ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से तो 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। एक लोड लगाया गया तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड था, उसके लिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बची। फिर हमने ये एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, और इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। दो इक्वेशन आ गए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो R1 R2 आपको मिल जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग मास 1 kg रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द रॉड, टेक G10। इस तरह का केस है। डायग्राम देखो उसका कैसे बनेगा। ये AB रॉड है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, मास 1 kg है, तो हमने ये C पॉइंट ले लिया, mg ले लिया, मास 1 kg। वन kg रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये वॉल स्मूथ है लेकिन ये स्मूथ नहीं है, ग्राउंड स्मूथ नहीं है, वॉल स्मूथ है, 30 डिग्री बनाया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द रॉड, टेक G10। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो जो वॉल इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी, दैट इज F। यहां पर फ्रिक्शन इसको स्लिप करने से रोकेगा, वो अलोंग द रॉड लगेगा। ये इसका एक पार्ट फ्रिक्शन फोर्स बनेगा जो उसको स्लिप करने से रोकेगा, और एक वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, दैट इज Fy। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? F कैलकुलेट करना है। ठीक है, और F कब आएगा? जब अंडर रूट fx² प्लस Fy² निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द रॉड, दैट इज F, और F कब निकलेगा? जब हमारे पास Fx और Fy हो। क्लियर? तो देखो इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं हम लोग। Fy किस करार हो जाएगा? ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम लगाइए पहले आप। और ये हो जाएगा Fy इक्वल्स टू
mg तो मिल भी गया 1 इंटू 10, fy मिल चुका है हमें। इसके अलावा हमें fx और कैलकुलेट करना होगा। और fx अगर आप देखें, एक ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्लियर? और अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है, क्योंकि हमें fx पता नहीं चल पाया। तो fx कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ए लेके चलना है। नाउ अब जरा देखें आप, ये हमने डी पॉइंट ले लिया, अब ये इसको क्लॉकवाइज में, ये एंटी तो क्या बनेगा जाके, एफ इंटू बी डी इक्वल्स टू एम जी इंटू ई ले लो, ए ई, और सिंप्लीफाई करो। आपको पता है एफ एक्स के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एफ लिखो या एफ एक्स लिख दो। अगर हम बी डी लगाते हैं तो लगेगा, तो मिलेगा ए बी साइन 30, एम जी इंटू ए ई निकालना है तो लगेगा ए सी कॉस 30, एफ इंटू ए बी तो 1 मीटर है, 1/2, ये 10 हो जाएगा, ए सी 1/2 है, कॉस 30 रूट 3/2 होता है, ठीक है, रूट 3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3, और यही हो जाएगा एफ एक्स। ये एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एफ इक्वल्स टू एफ एक्स है। निकालना हमें एफ है, दैट इज एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स आ गया है 5√3, एफ वाई 10 है, और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 13.22 न्यूटन, 13.22 न्यूटन। इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक। एक और न्यूमेरिकल लेके चलो जो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था, सीसॉ में अगर बच्चे डिफरेंट मास के हों, उनके वेट डिफरेंट हों, तो एक दूसरे को कैसे एडजस्ट करेंगे और अपना गेम प्ले करते रहेंगे, उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल देखो। ये समझ गए होगे क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना पड़ा। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें एफ एक्स के बराबर हो गया, एम जी एफ वाई के बराबर हो गया, और ये हमें फोर्स निकालना था जो ग्राउंड लगा रही होगी रॉड पे, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बेसिकली, और जो उसको रोकेगा, ठीक है, रोकेगा क्योंकि इसके 2 पार्ट हो गए, जो ये फ्रिक्शन बन जाएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन उसको बैलेंस करेगा। तो हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, फिर सेकंड कंडीशन लगाई, जो कि आपको पता है कि टॉर्क हमें बैलेंस करना होता है, तब सॉल्व किया ये। एक और न्यूमेरिकल देखें, अच्छा न्यूमेरिकल है जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, क्योंकि बच्चे आपने देखे होंगे पार्क में खेलते रहते हैं। 2 children weighing 20 kg and 25 kg wanted to balance a seesaw of length 4 meter pivoted at its midpoint. A child of 20 kg is sitting at one edge of the seesaw. Where should the other child sit
so that the seesaw is exactly balanced? ये क्वेश्चन है. चलो इसका भी डायग्राम देखो. ये सीसा है और इसकी लेंथ दे रखी है 4 मीटर. ये हो जाएगा 2 मीटर. ठीक है. 2 चिल्ड्रन वेइंग 20 kg एंड 25 kg. एक बच्चा बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है और 20 इंटू जी न्यूटन. अब दूसरा बच्चा जिसका कि वेट 25 kg है, उसको कहां बैठा लें कि ये बैलेंस बना रहे? ये डिस्टेंस हमने मान ली x. क्लियर? दोबारा सुन लो क्वेश्चन. 2 children weighing 20 kg and 25 kg wanted to balance a seesaw of length 4 meter pointed at its midpoint. A child of 20 kg is sitting at one edge of the seesaw. Where should the other child sit so that seesaw is exactly balanced? ठीक है. मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है. तो नेट टॉर्क तो 0 हो ही जाएगा, या τ1 प्लस τ2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो τ1 होगा कितना? F1 इंटू D1 और τ2 हो जाएगा F2 इंटू D2. तो τ1 बनेगा कितना? 20G इंटू 2 दिया हुआ ही है. τ2 हो जाएगा 25G इंटू एक्स. ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो गया. कुल मिला के आपको पता है कि F1 इंटू x1 इक्वल्स टू F2 इंटू x2 हो जाएगा, या τ1 इक्वल्स टू τ2 हो जाएगा. τ1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 40G. इट इज इक्वल्स टू τ2 हो जाएगा 25G इंटू एक्स. जी से जी कैंसिल हो गया. x कैलकुलेट करना है 40/25. ठीक. वन 1.6 मीटर. यानी इसको थोड़ा सा आगे बैठना पड़ेगा. और देखा होगा आपने बच्चे पार्क में अपने आप एडजस्ट करते रहते हैं. ये प्रैक्टिकली हो गया. देखो आप. ठीक है. और एक चीज और क्लियर होगी, अगर F1 बड़ा है तो D1 छोटा होगा. बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग, कपल जिसे बोलते हैं ना, कपल व्हेन टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस, दैट इज नॉन एज कपल. तो कपल मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि अगर एक फोर्स बड़ा हो भी गया है तो डिस्टेंस उसकी कम कर दो तो एडजस्ट कर जाएंगे. एक्चुअली जो टॉर्क होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, नॉन एज टॉर्क. और टॉर्क के लिए कुछ कंडीशंस हुआ करती हैं. इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन. और सबसे बड़ी बात होती है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. जैसे मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, टॉर्क नहीं लगेगा. टॉर्क नहीं लगेगा. अगर एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो गया. इसलिए ये इसको रोटेट कर देंगे. टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स नॉन एज टॉर्क. समझ गए आप. ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं. ओके.